हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज 6 अक्टूबर कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी स्पॉटलाइट स्पेशल करंट अफेयर सीरीज। 2 अंक हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। इसके 4 अक्टूबर से शुरुआत की थी। करंट अफेयर्स डेली लेकर आ रहे हैं, मीडियम इंग्लिश, जहाँ तक हो सके इसको फैलाइए अपने साथियों में। नेशनल लेवल करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से रिसर्च के बाद आपके सामने लाए जा रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से और बहुत ही जेन्युइन रेस्पेक्टेबल सोर्सेज से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की अपनी। आज का अपना पहला मुद्दा है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। राष्ट्रीय टर्मरिक क्या होता है, आइडिया होगा आप सबको, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी घरों में बड़ा उपयोग होता है, हल्दी। तो अपने साथ में ये लिखते जाइएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसको बनाने की बात कही है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। नेशनल टर्मरिक बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने अनाउंस किया है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन इसको बनाने के लिए बात रखी है। इसलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट्स, भारत में हल्दी की ग्रोथ, की उत्पत्ति, उसका विकास और उसके बाद उससे जुड़े हुए मार्केट को पूरी तरह से एक रेगुलेट करना। रेगुलेट करने से बेटर वर्ड होगा कि उस पर और ज्यादा अपना ध्यान देना, अधिक ध्यान देने के मकसद से, क्योंकि हमारी एक अच्छी स्थिति है ऑलरेडी। तो एकदम मध्य जो आधुनिक काल, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको शुरुआत में पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है यूरोपियंस भारत क्यों आ रहे थे, मसालों के व्यापार में इंटरेस्टेड। मसालों में हमारा एक ऊपर का स्थान रहा है पूरी दुनिया में हमेशा से। अब भारत सरकार टर्मरिक पे फोकस कर रही है, टर्मरिक यानी हल्दी। तो एक बोर्ड बनाया जा रहा है। इस बोर्ड का कंपोजिशन क्या होगा, ये बोर्ड किन लोगों से मिलकर बनाया जाएगा उसकी बात करते हैं। उद्देश्य आपने नोट कर लिया होगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत सरकार बना रही है इसको। और उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य सिंपल शब्दों में अपने नोट कर लीजिएगा, नोट्स में पॉइंट फॉर्म में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट्स, तो हल्दी और इसके उत्पादों का विकास, मार्केट की दृष्टि से, बाजार की दृष्टि से इसका विकास किया जाए, उस तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड के अंदर कौन कौन होंगे, पेपर के अंदर ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीएससी में आपको कोई भी बोर्ड या संस्था का जो कंपोजिशन है, जो संरचना है, वो पूछ ली जाती है कि इसमें कितने सदस्य हैं, कौन सा सदस्य कहाँ से आएगा, कौन नॉमिनेट करेगा। तो इस तरह से आपको क्लैरिटी एक होनी चाहिए। नेशनल टर्मरिक बोर्ड चूंकि न्यूज में है अभी, तो हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। इसका जो चेयरपर्सन होगा यानी अध्यक्ष, तो जो चेयरपर्सन होगा विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लिख लीजिएगा, अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा, अध्यक्ष उसके आगे डैश लगा के लिखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, वर्ड लिख लीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। तो जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड होगा उसका अध्यक्ष भारत सरकार नियुक्त करेगी। एक सेक्रेटरी, सचिव होगा, जिसकी अपॉइंटमेंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य विभाग। तो सेक्रेटरी यानी सचिव वो आएगा कहां से, वाणिज्य विभाग से। वाणिज्य विभाग की तरफ से सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा, यानी सचिव की नियुक्ति की जाएगी। ये 2 मुख्य मेंबर रहेंगे। इसके अलावा अन्य मेंबर्स कौन होंगे, अदर मेंबर्स इंपॉर्टेंट है। आयुष मंत्रालय से एक मेंबर होगा, तो नोट कर लीजिएगा, आगे लिखिए अन्य सदस्य इस बोर्ड के अंदर। और अन्य कौन कौन सदस्य रहेंगे वो इधर बात की जाएगी। और ये कौन से सदस्य हैं अन्य, उनके बारे में भी नोट कर लीजिएगा। पहला तो एक आयुष मंत्रालय से, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय की तरफ से एक अपॉइंटी होगा इनमें। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे विभाग, क्योंकि हल्दी किन से रिलेटेड है, उन विभागों की तरफ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए। एक स्पेशल चीज है ये तीसरा वाला पॉइंट, जो मैंने अलग से हाईलाइट भी किया है। सीनियर स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 3 स्टेट्स। भारत के कुल 28 स्टेट्स में से सिर्फ 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन सिर्फ 3 को ही क्यों, 3 को मिलेगा, बाकियों की बारी आती रहेगी। रोटेशनल बेसिस पे ये चलेगा कि मान लो पहले 3 आ गए, फिर उसके बाद अगले 3, उसके बाद अगले 3, इस तरह से सबका नंबर आएगा। पर
रोटेशन बेसिस पे एक बार में स्टेट की तरफ से 3 ही प्रतिभागी इसमें आएंगे इस बोर्ड के अंदर। तो ये नोट स्पेशल लिखिएगा, राज्य सरकारों की तरफ से 3 सदस्य, राज्य सरकारों की तरफ से 3 सदस्य इस बोर्ड में शामिल होंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा पॉइंट। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का कंपोजिशन याद रखिएगा। चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, जो इसका सचिव सेक्रेटरी होगा वो सेक्रेटरी आएगा आपका वाणिज्य विभाग से, कॉमर्स डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से। और उसके अलावा कुछ अन्य सदस्य होंगे, एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आ जाएगा, कोई इधर अलग अलग विभाग आपको दिए गए हैं, फार्मर वेलफेयर विभाग होगा, वाणिज्य एवं इंडस्ट्री विभाग होगा यूनियन गवर्नमेंट का, एग्रीकल्चर की तरफ से आएंगे। तो ये अलग अलग सेक्टर तो हुए। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सीनियर स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई 3 सीनियर सदस्य, कोई 3 स्टेट से, हर स्टेट एक चुनेगा और ऐसे 3 स्टेट होंगे और पूरे भारत के अलग अलग स्टेट्स का नंबर रोटेशन में आता रहेगा। एक बार मान लीजिए, फर्ज कीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 मेंबर्स भेज रहे हैं, तो उसके अगले साल जो है आ जाएंगे अलग और 3 स्टेट। मध्य प्रदेश की जगह पे मान लीजिए आ गया उत्तर प्रदेश, राजस्थान की इस तरफ से हरियाणा आ गया, एक पंजाब आ गया, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स आ जाएंगे। तो वो रोटेशन बेसिस पे घूमता रहेगा। ये कुल मिला के इनका कॉम्पोजिशन रहेगा। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लोग भी होंगे जिनको यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा, वो भी आएंगे, शामिल होंगे। तो वो तो चलो ठीक है, एक्सपर्टीज के लिए जिस सेक्टर की बात की जा रही है वहां के एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं होंगी, वहां से कुछ लोगों को भी इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड में लाया जाएगा। फायदा क्या होगा इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड का? बेसिकली हल्दी का जो अपना स्ट्रक्चर है कि हल्दी मसालों के अंदर हम लोग गिनते हैं, आयुर्वेद का भी मतलब अपना जो देसी इलाज की जो विधियां हैं उनके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। हल्दी एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, हल्दी का लेप लगाया जाता है। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसीलिए इंक्लूडेड। कुल मिला के कहानी यह है कि आप कंपोजिशन याद रखोगे। इसके अलावा कुछ एक फैक्ट्स और हैं टर्मरिक से रिलेटेड, हल्दी से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स है। पिछली वाली स्लाइड आपने नोट कर ली होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि भारत दुनिया में हल्दी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर। भारत दुनिया में हल्दी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है। मतलब प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, कंज्यूमर का मतलब हम लोग उपभोक्ता भी हैं, सबसे बड़े उत्पादक भारत पूरी दुनिया में। नोट कर लीजिएगा, नंबर 1 है भारत का स्थान, नंबर 1 किस चीज में? उत्पादक। उसके अलावा उपभोक्ता, जो उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर, और एक्सपोर्टर यानी निर्यातक। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा निर्यातक है हल्दी के केस में। हल्दी हम लोग ही पैदा कर रहे हैं सबसे ज्यादा पूरी दुनिया। आगे कुछ डेटा और दिया गया है, याद रखिएगा। पीछे आजकल बहुत पूछे जाते हैं, इस तरह के डेटा का ट्रेंड आ चुका है कि स्टेटमेंट्स में आपको एक डेटा ये दे देंगे इस तरह का, और बीच में उसमें थोड़ा सा उसको फज कर देते हैं किसी एक डेटा लाइन को। जैसे अब यहाँ पे 75% लिखा है, आपको फैक्ट्स याद नहीं रखने पर इतना मोटा मोटी जरूर याद रखिएगा कि भारत इसमें अग्रणी है, तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मार्जिन से अग्रणी है। हो सकता है कि आपको वो लिख के दे देंगे कि कुछ 41% पूरी दुनिया का हम लोग करते हैं इसलिए सबसे ज्यादा है। हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा बड़े उत्पादक हैं हम, लेकिन 40 नहीं, 75% तक। यहाँ पर ये फैक्ट याद रखिएगा, 75% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन 2022-23 का भारत से कल्टीवेट हुआ है। 75% 2022-23 में, ये फैक्ट लिख लीजिए, कहीं ना कहीं याद आएगा आपको, काम आएगा अगर ऐसे प्रश्न आएगा तो। 75% उत्पादन, हल्दी उत्पादन की बात की जा रही है, 75% हल्दी उत्पादन 2022-23 का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में हुआ है। 75% हल्दी उत्पादन 2022-23 में पूरी दुनिया के स्केल पे अगर हम लोग नाप रहे हैं तो भारत में हुआ। नोट्स में पॉइंट फॉर्म में नोट रखिएगा ये बात। उसके अलावा एक फैक्ट और दिया, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। इंडिया हैज मोर देन 62% शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन टर्मरिक। स्वाभाविक सी बात है, 75% पूरी दुनिया का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं जब एक साल में, तो 62% ट्रेड भी तो हम ही करेंगे। सबसे ज्यादा ट्रेड भी हल्दी का हम ही कर रहे हैं, हमारे देश में भी कंज्यूम हो रही है और देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। ऊपर मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी कि हम सबसे बड़े निर्यातक भी हैं। तो हल्दी का 62% व्यापार पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसमें भारत का नाम आता है कि टोटल का 62% भारत ही कर रहा है।
अगला लिखा हुआ है बांग्लादेश, यूएई, यूएसए एंड मलेशिया आर इंडियाज लीडिंग टर्मरिक एक्सपोर्ट मार्केट। ये याद रखिएगा, हमारी हल्दी सबसे ज्यादा पसंद किसको आ रही है, इन देशों के नाम थोड़ा सा हिंट रखिएगा। अमेरिका है, मलेशिया है, पड़ोसी अपने हैं दो, ये तो एक बांग्लादेश और इधर की साइड जाओगे तो आगे महासागर के राइट साइड में जाओगे तो मलेशिया भी दिखेगा आपको, यूएई और यूएसए, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हल्का सा हिंट रखिएगा, यूएसए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग ये सोचते होंगे कई बार कि बांग्लादेश तो पड़ोसी देश है, इनके यहाँ भी होती होगी हल्दी। हल्दी अपने देश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा लीडिंग टर्मरिक एक्सपोर्ट मार्केट यहाँ पर है। तो बांग्लादेश और अमेरिका का नाम स्पेशली याद रखिएगा, इसमें नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा कि बांग्लादेश, दो देशों के नाम जरूर लिख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ इस पीपीटी की आपके पास रहेगी, वो आप रेफर कर सकते हो, अपने टेलीग्राम चैनल में हमेशा अवेलेबल रहेगी, वहां पे जाइएगा, देखिएगा। और मैं तो कहूँगा अपने फोन में जरूर सेव करके रखिएगा उसको, ताकि आपके आगे के लिए रेफरेंस के लिए काम आ जाए। बांग्लादेश, अमेरिका, ये दो देशों के नाम जरूर रखिएगा भारत के लिए। भारत जहां पर अपना निर्यात करता है, भारत निर्यात करता है हल्दी सबसे ज्यादा, यहाँ भारत यहाँ सबसे ज्यादा हल्दी निर्यात करता है, हमारे एक्सपोर्ट मार्केट सबसे ज्यादा इधर है। लिख लीजिएगा, ये लाइन नोट करिएगा जरूर। आगे एक और फैक्ट इधर लिखा गया है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि दक्षिण भारत के अंदर, भारत में हल्दी का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर भारत की बात की जाए कि भारत के अंदर कहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो अपने को दक्षिण भारत में कौन से स्टेट्स याद रखने हैं आपको, यही सारे, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। ये स्टेट्स के नाम याद रखिएगा। दक्षिण भारत के ऑलमोस्ट सारे स्टेट हैं ये। कौन से रह गए, केरल रह गया, आंध्र प्रदेश रह गया, उसके अलावा आप सारे याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र की बात की जाएगी तो सबसे सर्वाधिक उत्पादन भारत में, नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक उत्पादन भारत में, नोट कर लीजिएगा इन राज्यों के नाम। कौन कौन से ये राज्य हैं, महाराष्ट्र, थोड़ी स्पेस की इधर कमी है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, अपने साथ साथ लिखते रहिएगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये वो 4 स्टेट्स हैं जिनमें भारत में सबसे ज्यादा हल्दी प्रोड्यूस होती है। तो कौन से फैक्ट्स आपको याद रखने, नेशनल टर्मरिक बोर्ड चेयरपर्सन याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है। उसके अलावा उसका जो सचिव होगा वो वाणिज्य विभाग, कॉमर्स डिपार्टमेंट से आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट के। उसके अलावा आपको कुछ अन्य मेंबर्स बताए गए थे, जिनमें स्टेट वाला जरूर याद रखिएगा कि स्टेट्स की तरफ से, राज्यों की तरफ से 3 सदस्य आएंगे। ये 3 सदस्य रोटेशन बेसिस पे चलेंगे, अलग अलग राज्यों से आते रहेंगे। तो इस तरह से बाकी के राज्यों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलता रहेगा बाद में धीरे धीरे। ये नेशनल हाउस, ये अपना नेशनल टर्मरिक बोर्ड रहेगा। इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड के अलावा हमने थोड़ी सी चर्चा की है हल्दी के ऊपर। हल्दी के बारे में कुछ फैक्ट्स जाने हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हल्दी के बारे में ये बात याद रखिए। उसके अलावा दुनिया में 75% जो ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन है वो भारत में हो रहा है। 75% ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन, दुनिया के अंदर जितनी हल्दी प्रोड्यूस हो रही है उसका 75% भारत पैदा कर रहा है। एक और फैक्ट लिखा है कि 62% ट्रेड हल्दी का दुनिया के अंदर भारत की तरफ से हो रहा है। भारत के लिए सबसे बड़े निर्यातक जिनको भारत निर्यात कर रहा है, ऐसे देश कौन से हैं, वो देश अपने लिए मुख्य जो हमारे लिए मार्केट है हल्दी जिनको हम बेचते हैं सबसे ज्यादा, ऐसे देश कौन कौन से हैं, यूएसए है, बांग्लादेश है। ये दोनों विशेष रूप से याद रखिएगा, बांग्लादेश में कंफ्यूज नहीं करना है, पड़ोसी मुल्क है लेकिन हल्दी बड़ा अपने से ही कंज्यूम करता है। बांग्लादेश का नाम याद रखोगे, यूएई का नाम याद रखोगे, और उसके अलावा आपको याद रखना है अपना मलेशिया, मलेशिया भी वापस याद रखिएगा। ये सारे चारों मुख्य देश याद रखोगे। उसके अलावा एक फैक्ट और हमने बात की कि भारत में, ये वाला कि भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है, उसकी बात हमने की। कहां पे होता है, केरल और आंध्र प्रदेश के अलावा दक्षिण भारत के सारे स्टेट्स कौन कौन से हो गए, फिर तमिलनाडु हो गया अपना, तेलंगाना हो गया, उसके अलावा कर्नाटक हो गया और एक महाराष्ट्र हो गया। ये स्टेट्स के नाम आप याद रखोगे कि जहां पर सबसे ज्यादा हल्दी प्रोड्यूस हो रही है। एक फैक्ट और लिखा है मैंने इधर, मोर देन 30 वेराइटीज आर ग्रोन ओवर 20 स्टेट्स इन द कंट्री। ये जो 4 स्टेट आपको नीचे पीछे मैंने बताए, इनमें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन भारत में कुल 20 राज्यों के अंदर हल्दी का प्रोडक्शन होता है। तो 20 राज्यों में हल्दी पैदा की जाती है, हल्दी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, हल्दी पैदा तो कर ली जाती है।
और उसमें उसकी हल्दी की भी 30 वेराइटीज भारत में है। याद रखिएगा ये फैक्ट्स। फैक्ट्स की बात हम कर चुके हैं, स्टेटमेंट्स के रूप में आपको पेपर में मिलते हैं ये ऐसे फैक्ट्स। आगे बात करते हैं, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी अनाउंस हो चुका है। पिछली 2 क्लासेस में मैं थोड़ा सा पीछे का भी आपको रिवाइज करवा देता हूं अगर आपको नहीं याद आ रहा। एक हमने बात करी थी मेडिसिन के प्राइस की। मेडिसिन के अंदर किसको मिला था प्राइस, याद आ रहा होगा आपको। नोबेल प्राइज 2023 के जो नोबेल प्राइज है अभी तक जो अनाउंस हुए उनकी मैं जब बात कर रहा हूं, तो अनाउंस हुए उनमें सबसे पहले एक हम लोगों ने बात कर ली थी किसकी, मेडिसिन की। मेडिसिन में किसको मिला था ये अवार्ड, आपको याद आ रहे होंगे, नाम कुछ बताए थे, एक कैरिको बताया था और एक बताया था वीजमैन। कैरिको और वीजमैन, इन दोनों को मेडिसिन का 2023 का नोबेल मिला। किस लिए मिला था आपको याद आ जाना चाहिए अभी तक। mRNA मैसेंजर आरएनए द्वारा सक्सेसफुली इन्होंने कोविड वैक्सीन के निर्माण में सहायता प्रदान की थी। कोविड-19 जब आया था तब उस समय पे फाइजर जैसी बहुत सी कंपनियों की सहायता की गई और mRNA बेस्ड वैक्सीन इनके द्वारा लाई गई थी। तो उन दोनों वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान था, बड़ा हैवी योगदान था। उसी का सम्मान इस साल के नोबेल प्राइजेस में अनाउंस किया गया है इनके लिए। कौन सी कैटेगरी याद रखिएगा, एक क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं अपनी 5+1 कैटेगरीज थी ओरिजिनली। कौन सी कैटेगरीज थी, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री, उसके अलावा मेडिसिन, एक आपको याद आ रहा होगा लिटरेचर और एक पीस। ये 5 कैटेगरीज तो ओरिजिनल थी जो अल्फ्रेड नोबेल अपनी विल के अंदर लिख के गया था। एक कैटेगरी इकोनॉमिक्स बाद में ऐड की गई थी, वो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी बाद में स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने ऐड की थी, याद आ रहा होगा। तो इन सारी कैटेगरीज, सारी श्रेणियों के अंदर जो नोबेल प्राइज अनाउंस हो रहे हैं इस साल, हम लोग रोज हर क्लास में एक की बात कर रहे हैं। 2 क्लासेस में हम लोग पीछे मेडिसिन की बात कर चुके हैं, फिर हमने मेडिसिन के बाद बात की थी एक और फील्ड की, फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर किसे मिला था, फिजिक्स के अंदर किसे मिला था याद रखिएगा आप, याद आ रहा होगा आपको। 3 नाम बताए थे, याद आ रहे हैं आपको। ऑगस्टिस बताया था, एक क्राउज बताया था, इनके प्रोनाउंसिएशन थोड़े अलग हो सकते हैं, और एक और एल ह्यूलर बताए थे। ये नाम बताए थे आपको, किस लिए मिला था वो इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नाम तो याद रखना ही आपको। फिजिक्स का 2023 का नोबेल इन्हें मिला, इसलिए मिला था आपको। मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के मापन के लिए, इलेक्ट्रॉन को सही से कैप्चर करने के लिए उसकी इमेजेस इन्होंने एटो सेकेंड पल्स जो है उसको जनरेट करके और सही से उसको कैप्चर करने में सफलता हासिल कर ली। इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। ये तो हो गई पिछली बात अपनी जो हम लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। आज केमिस्ट्री का नोबेल हम लोग बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री का भी नोबेल अनाउंस हो चुका है। और एक और बात, ये नोबेल अनाउंस हो रहे हैं, मिले नहीं है अभी तक, मिलेंगे कब, आगे दिसंबर के अंदर। नोबेल डे बताया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको याद है कि नोबेल डे कब बताया गया था, कि जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साल में, दिसंबर में एक दिन था, कितनी तारीख थी, उसको नोबेल डे के रूप में मानते हैं और उसी दिन ये नोबेल अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अनाउंस पहले से होना चालू हो जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस तारीख को ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है मोंगी बावेंडी, लुई ब्रूस एंड एलेक्सी इकिमोव। नाम लिख लीजिएगा तीनों के। बुंगी बावेंडी, हिंदी वाले नाम लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का इशू हो सकता है। बुंगी बावेंडी, एक लुई ब्रूस इनका नाम, और एक और नाम आप रखेंगे अलेक्जेई एक्िमोव। तो एक्िमोव का नाम याद रख लीजिएगा। इन तीनों वैज्ञानिकों को अवार्ड मिला है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2023 का। इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरी काम कर दिया है क्वांटम डॉट्स को प्रोड्यूस करने। क्वांटम डॉट्स क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे, लेकिन आप एक फैक्ट तो याद रखिएगा कि क्वांटम डॉट्स के ऊपर इन्होंने काम किया है। क्वांटम डॉट्स, पूरी डिटेल तो वैसे फिजिक्स का सा टॉपिक हो जाता है, ये केमिस्ट्री के अंदर मिल रहा है। ये भी इशू है कि क्वांटम डॉट्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना कि क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ते हो, कहीं क्वांटम डॉट्स वाला रिलेटेड जो टॉपिक है ये कहीं फिजिक्स वालों को मिला हो तो देंगे, ये ऑप्शन जरूर देंगे। जब फिजिक्स का नोबेल पूछा जाएगा तब क्वांटम डॉट्स पूछा जाता है बहुत बार कि किस क्षेत्र में मिला है, फिजिक्स के अंदर किस खोज के लिए नोबेल मिला है, तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें क्वांटम डॉट्स दे देंगे। इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल मिला है क्वांटम डॉट्स के लिए। क्या है ये क्वांटम डॉट्स, उनके ऊपर बात करते हैं अभी अगले पेज पे। बहुत अच्छी से एक इमेज के साथ आपको मैं दिखाऊंगा ये क्वांटम डॉट्स क्या है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये एक्िमोव और ब्रूस ने क्वांटम डॉट्स क्रिएट किया, बावेंडी ने इसके ऊपर
केमिकल प्रोडक्शन इसका हो जाए, उसका सिंथेसिस करना, वो सारे काम ढंग से उसी के ऊपर रिसर्च हुई। बस आप एक नाम इतना सा याद रखिएगा, क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स क्या है वो मैं बता दूंगा आपको अभी। नाम तीनों याद रखेंगे, आप नोट कर लिए होंगे होपफुली आपने ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट्स के नाम जिनको केमिस्ट्री का 2023 का नोबेल अनाउंस हुआ। क्वांटम डॉट्स क्या है? क्वांटम डॉट्स सिंपल शब्दों के अंदर दे आर नैनो पार्टिकल्स। नैनो क्या समझते हो? नैनो टाटा की एक कार आई थी, बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटी थी साइज, याद आ रहा होगा। नैनो 10⁻⁹, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। साइंस के अंदर जैसे हम लोग 1000 को किलो बोलते हैं, किलो शब्द जो है उसका मतलब होता है 1000। मिली क्या होता है आइएगा? 10⁻³ तो इस तरह से अलग अलग। मिलियन आप लोग क्या बोलते हैं? 10⁻6 मिलियन होता है। 10⁻9 ट्रिलियन होता है। हमने पिछली क्लास में भी बात की थी इनकी। ये अलग अलग यूनिट्स होती है साइंस के अंदर, उनके बारे में अगर आपको और समझना हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, अगली क्लास में उसके ऊपर सेपरेटली बता देंगे पूरा का पूरा ये यूनिट्स कैसे काम करती है। उन यूनिट्स को एक बार के लिए छोड़ते हैं, इधर ये क्वांटम डॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि नैनो पार्टिकल्स हैं which exhibit unique optical properties due to their small physical size. क्वांटम डॉट्स नैनो पार्टिकल लिख लीजिएगा साथ में, नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल इसलिए छोटा आकार लिख लीजिए ब्रैकेट में अच्छे से, बहुत ही छोटे आकार के, बहुत ही सूक्ष्म आकार, छोटे से भी बेटर वर्ड सूक्ष्म लिख लीजिए उधर। सूक्ष्म आकार के ये पार्टिकल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग देयर साइज। इनके आकार को बदल के हम इनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। और प्रॉपर्टीज भी कौन सी? इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, दृश्य प्रकाश के साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ विशेषताएं होती है जिनको बदला जा सकता है अगर हम इनका साइज चेंज कर दें। थोड़ी सी मेरी बात आपके जहन में थोड़ी बहुत बैठी होगी, आगे अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा उससे और बेटर देखिएगी। यहाँ पे मेनली है क्या क्वांटम डॉट्स? ये नैनो पार्टिकल्स है जिनका साइज परिवर्तन करके हम इनकी विशेषताएं बदल सकते हैं। फायदा क्या? उससे फायदा ये कि हमें मटेरियल साइंसेस के अंदर हेल्प मिलेगी। अलग अलग बहुत से क्षेत्र हैं जिनके अंदर इसकी एप्लीकेशन होगी। तो ये क्वांटम डॉट्स क्या है नोट कर लीजिएगा। क्वांटम डॉट्स जिनके अंदर केमिस्ट्री का नोबेल मिला है इस साल का। तो क्वांटम डॉट्स क्या है लिख लीजिए, नैनो पार्टिकल, सूक्ष्म आकार के, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उसके, नैनो पार्टिकल सूक्ष्म आकार के जिनका आकार परिवर्तित करके, जिनका आकार परिवर्तित करके इनके गुणों में परिवर्तन, इनके गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो नैनो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे आकार के स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे जिनके साइज के अंदर अगर आप परिवर्तन करेंगे तो उनके साइज में परिवर्तन से उनकी विशेषताओं में, उनके गुणों के अंदर आपको परिवर्तन साफ साफ दिखेगा। फुल वर्ड क्वांटम डॉट्स, ये नैनो पार्टिकल्स है, ठीक है, याद रखिए। अब ये वो डायग्राम नोबेल कमेटी ने जो दिया है, साथ में nobelprize.org उनकी जो वेबसाइट है वहां से ये डायग्राम डायरेक्ट उठाया गया है, क्योंकि वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि जो ये प्राइज दिया है क्वांटम डॉट्स के लिए दिया है, तो क्वांटम डॉट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश की है। बात वही है कि जो हमने बोली इधर कि टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे आकार के, छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं ये, often consisting of just a few thousand atoms made from semiconductor materials। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं। इसके एक तुलना की है कि कितने सूक्ष्म होते हैं। पृथ्वी की तुलना में जितना एक फुटबॉल का आकार, पृथ्वी का साइज क्या है, आकर अपनी एनसीईआरटी देखिएगा, बहुत बड़ा, 6400 किलोमीटर त्रिज्या, बाद पृथ्वी का साइज इमेजिन करिएगा। और तुलना के अंदर, तुलना में हम लोग अगर एक फुटबॉल से तुलना करें, फुटबॉल, छोटे फुटबॉल से, तो फुटबॉल का जो साइज है पृथ्वी की तुलना में वो ये नैनो पार्टिकल्स का साइज होता है, इन क्वांटम डॉट्स का साइज होता है, और द सेम साइज एज अ फुटबॉल टू द अर्थ। शब्द आपको समझ में आए होंगे। जैसे फुटबॉल की तुलना अगर पृथ्वी से करोगे तो वैसे ही अपने क्वांटम डॉट्स का साइज है एक एटम की तुलना। अगला क्वांटम साइज, जो फुटबॉल है, बॉल की तुलना में क्वांटम डॉट का जो साइज वही है कि फुटबॉल का पृथ्वी की तुलना में। बेहतर वर्डिंग आपको ये समझ में आई होगी। यहाँ पर देखो, ये वाला कंपैरिजन आप देखोगे तो इसकी पृथ्वी की तुलना में मान लीजिए कि ये जो फुटबॉल है हमारी, ये एक क्वांटम डॉट है।
समझ आया? ये इतना छोटा साइज। अभी एक दूसरी तरफ सोच के देखिए कि जो एक्चुअल क्वांटम डॉट्स हम लोग इधर बात कर रहे हैं उनका साइज क्या है। एक फुटबॉल जो है उसका भी यही रेशियो है क्वांटम डॉट्स के साथ। जो इनका अनुपात है फुटबॉल और पृथ्वी का, सेम वही अनुपात एक क्वांटम डॉट का एक फुटबॉल की तुलना। क्वांटम डॉट भी उतनी ही छोटी है जितनी फुटबॉल पृथ्वी की तुलना में छोटी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। Because their size is reduced to the nanometer scale, they exhibit quantum effects that determine their characteristics. तो इनके साइज में जब परिवर्तन करेंगे तो इनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये चीज यहां पर भी लिखी हुई है कि इनका साइज मैनिपुलेट कर आप इनकी क्वांटम प्रॉपर्टीज जो है उनके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल इस साल मिला है इन्हीं क्वांटम अपने जो ये डॉट्स हुए इनकी साइज में परिवर्तन करके मटेरियल की जो खुद की विशेषताएं हैं, खुद के गुण हैं, उनमें परिवर्तन करने के लिए। इनके कुछ एप्लीकेशंस लिखे गए हैं, टीवी स्क्रीन, इल्यूमिनेशन सोर्सेज, बायोमेडिकल इमेजिंग, इन सारी चीजों के अंदर इसके काम आ सकते हैं कि इनकी एप्लीकेशंस इनमें बनेगी। प्रोड्यूसिंग फोटॉन्स फॉर कम्युनिकेशन, उसके अलावा मेकिंग बेटर एंड चीपर सोलर सेल्स, उन सब में भी इसका उपयोग आता है। पीडीएफ अपने पास रखिएगा, ज्यादा नोट करने की ये वाला जरूरत नहीं, बस आप इतना ध्यान रखिए कि किस फील्ड में मिल रहा है और ये वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको क्वांटम फिजिक्स के अंदर ही है। वैसे आगे बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड। डायनेमिक इंजेक्शन। डायनेमिक इंजेक्शन क्या है? डायनेमिक इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है? पहले तो ये बात, पहले आपके कंफ्यूजन क्लियर कर लूं, ये कोई साइंस का टॉपिक नहीं है, नाम से आपको लग रहा होगा कुछ। डायनेमिक इंजेक्शन यहां पर जो बात की जा रही है ये है क्या? इंजेक्शन का मतलब होता है निषेध। निषेध मतलब तो रोक देना कुछ करना। न्यूज में क्यों है? वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, पहला मैच कल हुआ और पहले मैच के बाद किरकिरी हुई है। बीसीसीआई की बड़ी लोगों ने, मतलब इंटरनेशनल बोर्ड्स ने बड़ी किरकिरी की है कि मैच देखने लोग आए ही नहीं। वो तो चलो ठीक है, सेपरेट टॉपिक। दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई को बोला जाता है और बीसीसीआई द्वारा ये जो वर्ल्ड कप करवाया जा रहा है उसमें भीड़ नहीं आई कल। बात वो भी है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है, भारतीय क्यों जाएंगे? मतलब कम जाते हैं, इतने भी हमारे क्रिकेट प्रेमी नहीं है कि और दूसरे देशों का मैच अपना काम धाम छोड़ के जाएंगे। ठीक है, इधर आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, ये वर्ल्ड कप की शुरुआत होने से पहले ही, कल शुरुआत हुई उससे पहले ही एक ऑर्डर पास कर दिया जा चुका था दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। क्या था? डायनेमिक इंजंक्शन का। डायनेमिक इंजंक्शन की बात कर रहा हूं अभी, इन फेवर ऑफ स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास स्टार स्पोर्ट्स पे देखते हो आप मैच, उनके पास ही है अधिकार ये मैच को प्रसारित करने की। तो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो उनकी कंपनी का नाम है, ये लोग गए दिल्ली हाईकोर्ट के पास कि साहब आप एक निषेधाज्ञा, इंजंक्शन, किस चीज से इंजंक्शन? कि हमारा जो टेलीकास्ट है वो सिर्फ हम करेंगे, हमारे अलावा और कोई नहीं करेगा। इन्होंने राइट्स खरीदे, पीछे आपने देखा होगा बोलियां लगी थी इनकी राइट्स की, इन अधिकारों की, टीवी अधिकारों की। स्टार ने खूब पैसा बहाया, इनको मिले हुए टीवी अधिकार, इनको मिले हुए इन मैच के टेलीकास्ट। लेकिन होता क्या है कि आप देखते हो बहुत सी बार पायरेसी होती है, फेसबुक पे कोई लाइव चला रहा है, मैच दिखा, वेबसाइट्स है इनके ऊपर देखा जा रहा है। बहुत से तरीकों से इन मैचेस को, जिनके लिए इतना पैसा पे कर रहा है स्टार, उनको पायरेट किया जा रहा है, उनकी चोरी की जा रही है, कॉपीराइट का उल्लंघन करके उनके मार्केट, उनका जो कंटेंट है ओरिजिनल कंटेंट, उसको कॉपी किया जाए। उससे नुकसान होता है स्टार को, इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है कि जो लोग इनके पास मैच देखने आ सकते थे वो अब कहीं और फ्री में देख रहे हैं, नुकसान तो हो। तो इस बार कंपनी ने क्या किया? इस बार कंपनी ने सीधे सीधे पूरा का पूरा ये वर्ल्ड कप चालू होने से पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट के पास गुहार लगाई कि साहब एक आप निषेधाज्ञा निकालिए। निषेधाज्ञा नॉर्मली कोई अपराध कर दे उसके बाद उसको निषेध किया जाता है कि हाँ ये हरकत हो गई, अब आप निषेध हो, अब आप आगे और नहीं आएंगे इधर, या कहीं जाने से मना कर दिया जाएगा, तो वो सब। डायनेमिक इंजंक्शन इससे अलग है थोड़ा। मुद्दा समझ में आया होगा आपको क्यों न्यूज में? क्योंकि स्टार इंडिया को, ये स्टार इंडिया गए कोर्ट में और उन्होंने एक ये डायनेमिक इंजंक्शन प्राप्त किया है अपने फेवर में, अपने खुद के समर्थन में, कि कुछ जो इनके एंटी लोग हो गए, कि कुछ इनके मार्केट में इनके जो एक तरह से जो इनका कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो उनके विरोध में एक निषेधाज्ञा ले आए। ठीक है, कोर्ट ने किया क्या है? कोर्ट ने एक रिस्ट्रेन किया है, निषेध दिया है नो वेबसाइट्स को फ्रॉम इलीगली ब्रॉडकास्टिंग द मैचेस इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मैच। मैच जब स्टार्ट भी नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ, तो उस पहले मैच से पहले ही कोर्ट की निषेधाज्ञा आ चुकी है। अब बात करते हैं ये डायनेमिक इंजंक्शन है क्या। मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा कि कोर्ट ने मना कर दिया है पहले से ही, मैच के स्टार्ट होने से पहले, और इसी फॉर्मेट को, इसी कोर्ट ने जो ये न्याय देने की कोशिश की है, इसी को कहते हैं डायनेमिक इंजंक्शन।
तो ये इंजंक्शन और डायनेमिक इंजंक्शन में फर्क क्या है? इंजंक्शन तो तब है कि एन ऑर्डर बाय अ कोर्ट टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग एंड which are granted only after establishing any infringement of copyrighted work. एग्जाम्पल से समझाता हूं। इंजंक्शन निषेधाज्ञा, हिंदी में नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। वो जो पीछे का आपको वाक्य लिखा है स्टार वाला, वो आपके लिए पेपर के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, बस ये टॉपिक न्यूज में क्यों है इस वजह से इसकी बात आ रही है, ये वाली चीज आप नोट करिए। निषेधाज्ञा या इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन होता है कि कोर्ट आपके ऊपर कुछ निषेध लगाएगा, रोक लगाएगा। कब लगाएगा? जब जो इससे प्रभावित पार्टी है उसने कोर्ट के अंदर ये प्रूव कर दिया कि साहब हमारे कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हमारे ओरिजिनल कंटेंट को किसी ने चोरी किया है, हमारे साथ खराब, हमारे साथ गलत हुआ, आप सामने वाले को निषेध कीजिए। कोर्ट उनको इंजंक्शन ऑर्डर देगा, मतलब इंजंक्शन ऑर्डर मतलब निषेधाज्ञा देगा कि ये काम आगे से नहीं होना चाहिए, ये है इंजंक्शन। अब डायनेमिक इंजंक्शन क्या है? डायनेमिक इंजंक्शन है कि ये कॉपीराइट उल्लंघन हुआ ही नहीं, अभी तक हुआ नहीं है, होने से पहले ही एक पार्टी कोर्ट में चली गई कि साहब हमारा ये कॉपीराइट उल्लंघन कर सकते हैं, इन वेबसाइट्स पे या इन प्लेयर्स पे, इन कंपनीज पे आप प्रतिबंध लगाइए, इन पर निषेध लगाइए। तो ये कहलाएगा डायनेमिक इंजंक्शन। मतलब आपको समझ में आया होगा इंजंक्शन और डायनेमिक इंजंक्शन। तो ये डायनेमिक इंजंक्शन गतिशील निषेध, मतलब इट इज पास्ड इवन बिफोर द इन्फ्रिंज्ड वर्क्स आर पब्लिकली रिलीज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और इवन क्रिएटेड। ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर वो कंटेंट आ जाएगा तभी उसके ऊपर आप उल्लंघन का आरोप लगाएंगे, उसके क्रिएट होने से पहले ही अगर उनको एक निषेधाज्ञा दे दी जाए तो ये कहलाएगा डायनेमिक इंजंक्शन, जो अभी स्टार के केस में हुआ है। स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो ये 9 वेबसाइट्स के खिलाफ डायनेमिक इंजंक्शन प्राप्त किया दिल्ली हाईकोर्ट से। याद रखेंगे ये सारी चीज, इनका कंफ्यूजन कुछ नहीं करना, इंजंक्शन और डायनेमिक इंजंक्शन में फर्क है। तो निषेधाज्ञा क्या है? कॉपीराइट उल्लंघन से पहले या बाद में, कॉपीराइट उल्लंघन से, ये वाला जो निषेधाज्ञा है कॉपीराइट उल्लंघन हो गया उसके बाद का है। पहले वाला कौन सा होता है? ये डायनेमिक वाला है। कॉपीराइट उल्लंघन के बाद न्यायालय में साबित होने पर कोर्ट द्वारा जारी निषेध, ये तो हुआ इंजंक्शन। हिंदी के अंदर लिख दिया है, नोट कर लीजिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स। एक और जो आपके लिए अगला जो शब्द मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, डायनेमिक इंजंक्शन। डायनेमिक इंजंक्शन क्या हो गया? गतिशील निषेध, गतिशील निषेध आज्ञा। गतिशील निषेधाज्ञा क्या होगी? नोट कर लीजिएगा, इधर स्पेस कम है तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं बस, कि यहां पर गतिशील निषेधाज्ञा का मतलब ये रहेगा कि कॉपीराइट उल्लंघन से पहले, वो वाला बाद में था कि जब वो साबित होगा तब, यहां पर कॉपीराइट उल्लंघन से पहले ही अगर कोई पार्टी जाके कोर्ट में अपील करे और उसके अपील पर कोर्ट हामी भर दे, कोर्ट फिर उसके लिए डायनेमिक इंजंक्शन अलाउ करेगा या डायनेमिक इंजंक्शन इश्यू करेगा। तो ये बात रही अपनी इंजंक्शन और डायनेमिक इंजंक्शन की। स्टार वाला एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। बस एक एग्जांपल याद रखिएगा, स्टार क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होने से पहले ही एक निषेधाज्ञा ले आया है कि ये 9 वेबसाइट्स मेरा ओरिजिनल कंटेंट बिना अनुमति तो दे ही नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है कि एक अधिकार कह रहे हैं वो कि टीवी राइट्स हमारे पास है, हम ही टेलीकास्ट करेंगे। तो उनकी मर्जी के बिना ये जो उनके कॉपीराइट्स का उल्लंघन कर सकती है ये वेबसाइट्स, इनके खिलाफ एक निषेध लेके आ गए ऑलरेडी ओरिजिनली। जब उन्होंने किया नहीं है कोई उल्लंघन तो पहले से ही ले आए, इसलिए बोल रहे हैं। कई बार समझा दिया है, इस टॉपिक से आगे निकलते हैं। आगे अपना अगला आज का टॉपिक बैटिस लिमाकुमी। क्या है बैटिस लिमाकुमी? नाम थोड़ा अजीब लग रहा है। मछली की एक स्पीशीज है, एक नस्ल, फिश स्पीशीज है ये बैटिस लिमाकुमी। नागालैंड में मिली है, नागालैंड में मिलाक नदी से। नोट करिएगा, बस ये नाम आपको इसी तरह से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको, बैटिस लिमाकुमी के बारे में ये फैक्ट्स नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से? मछली की नस्ल है एक, कहां से मिली है? नागालैंड। नागालैंड में कौन सी नदी?
मिलाक, नागालैंड में मिलाक नदी, तो लिख लीजिए इसे मिलाक नदी, ब्रैकेट में लिख लीजिए नागालैंड। मिलाक नदी नागालैंड से ये आपको मिली है, याद रखिएगा ये पॉइंट। एक और शब्द आगे लिखा गया टेक्सोनोमी। ये क्या है टेक्सोनोमी? स्मॉल फ्रेश वाटर फिश फैमिली है, इसके अंदर 26 रिकॉग्नाइज्ड फिशेस आपको दिखती है। तो 26 रिकॉग्नाइज्ड फिश स्पीशीज इसकी अपनी ये वाली जो पेडिडे फैमिली है इसके साथ, और इसमें से ही एक टेक्सोनोमी, ये भी एक फ्रेश वाटर फिश है। तो याद रखिएगा टेक्सोनोमी नाम भी मिल सकता है आपको, एक और एग्जांपल साथ में दिया है। टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी फिश स्पीशीज है, याद रखिएगा, मछली की नस्ल है एक, को याद रखना है आपको नाम साथ में। इसको कैमलियन फिश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वजह और कैमलियन क्या होता है? गिरगिट। गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है, कलर चेंज कर सकता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। जब गिरगिट कलर चेंज कर सकता है इसलिए इसको ये कैमलियन नाम दिया जाता है। और वैसा ही ये वाली जो फिशेस है अपनी, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं अपनी बैडिस लिमाकोमी, बैडिस लिमाकोमी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकती है, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है कैमलियन फिश। तो कैमलियन फिश या गिरगिट मछली भी इसको बोला जाता है। हिंदी वाले नोट कर लेना, ये गिरगिट मछली या कैमलियन फिश, इंग्लिश में लिख लेना साथ में, कई बार आपको सीधा इंग्लिश वाला वर्ड दे दिया जाता है आपको भी। तो कैमलियन फिश भी इसी को बोला जाता है। मछली की इस नस्ल का नाम याद रखोगे बडिस लिमाकुमी, बडिस लिमाकुमी याद रखेंगे। उसके बाद एक और आज का अपना लास्ट करंट अफेयर है ये वाला, नॉर्थ कोयल इरिगेशन प्रोजेक्ट, उत्तर कोयल सिंचाई प्रोजेक्ट। क्या है ये? कहानी है कि सीसीईए ने, न्यूज में क्यों है पहले तो वो सुन लीजिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जो भी इसका बचा हुआ काम था नॉर्थ कोयल इरिगेशन प्रोजेक्ट का उसको पूरा किया जाए। हम यहाँ पर आज करंट अफेयर्स में अपने ये जानने वाले हैं कि ये कोयल प्रोजेक्ट था कहाँ का है प्रोजेक्ट। तो इंटरस्टेट मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कौन से एरियाज में? 2 स्टेट्स हैं अपने, बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड के बीच में ये एक इंटरस्टेट अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है, प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा किया जा रहा है। और जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश मिले कि जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। पेपर के हिसाब से रेलेवेंट फैक्ट क्या है अपने लिए? ये प्रोजेक्ट कौन से स्टेट्स के बीच में है, याद रखिएगा बिहार और झारखंड। तो बस नोट करते रहिए अपने साथ, ये नॉर्थ कोयल या उत्तर कोयल सिंचाई प्रोजेक्ट, नॉर्थ कोयल सिंचाई प्रोजेक्ट कौन से स्टेट्स के लिए? बिहार व झारखंड। बिहार व झारखंड के बीच अंतर राज्य, 2 राज्यों के बीच जो सिंचाई का एक परियोजना चल रही है वो ये है। थोड़ा सा इस नॉर्थ कोयल रिवर के बारे में बात की है। राइजेज ऑन द रांची प्लेट्यू, रांची पठार झारखंड के अंदर ये निकलती है, वहां से ही उद्गम इसका होता है, वहां से राइज होती है। और ट्रिब्यूटरी है ये सोन की, सोन रिवर बहती है और फिर बाद में गंगा में जाके मिल जाती है सोन के साथ। तो कहां से निकली है, उद्गम कहां से हो रहा है? वो उसका हो रहा है रांची प्लेट्यू से, रांची पठार से। वो भी नोट कर लीजिएगा साथ में अपने इस नॉर्थ कोयल रिवर के बारे में, नॉर्थ कोयल नदी के बारे में एक सेपरेट नोट बना के लिख लीजिएगा। नॉर्थ कोयल नदी, नॉर्थ कोयल नदी के लिए उद्भव इसका कहां से हो रहा है? रांची पठार। रांची पठार कहां पर? झारखंड। और उसके बाद ये सोन में मिलेगी और सोन से फिर जाते हुए गंगा में मिल जाएगी। ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। आज के कुल मिला के अपनी क्लास के अंदर यही सारे करंट अफेयर्स हम लोगों ने बात की। जो क्लास आपको कैसी लगी वो फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, सृष्टि क्लासेस नोहर विदाउट एनी स्पेस। उम्मीद है जो गाइडलाइंस मैंने शुरू में आपको दी थी वो याद होगी कि अपना एक सेपरेट नोटबुक रहेगा आपके इन करंट अफेयर्स का। उन करंट अफेयर्स में आप लोग सिर्फ करंट अफेयर्स डेली के नोट करेंगे। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और आज हो गई 6 अक्टूबर। जो भी कोई अपडेट होगी बीच बीच में रिवाइज भी करते रहते हैं हम, वो सारी चीजें भी आपके साथ कर ही रहे हैं। तो अपना ये चलता रहेगा। लास्ट में पेपर के टाइम पर आपके साथ ज्यादा लोड नहीं आएगा। ज्यादा नहीं ला रहा मैं, 5-6 करंट अफेयर ही ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि एक साथ लोड नहीं देना चाह रहा। एक साथ लोड नहीं लाएंगे, डेली कुछ ना कुछ काम करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज डेली एनालिसिस कर रहे हैं। बाद में कभी मंथली हम लोग एक मैराथन टाइप भी लगाएंगे इसके अंदर इन सारों के बारे में थोड़ी थोड़ी करके ज्यादा बात हो जाए। तो
वो भी सारी चीज़ें करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिएगा कि नया इनिशिएटिव हमने लिया है स्पॉटलाइट, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियोस को, इनको, हमारे चैनल को शेयर करिए। अगर कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो पॉजिटिव फीडबैक भी दीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई और इम्प्रूवमेंट की जाए, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। लाइक करिए, अगर पसंद आ रहा होगा तो शेयर तो ज़रूर करिए, ज़रूरत है। टेलीग्राम चैनल को भी आप जाइए, ज्वाइन करिए, और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको उधर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।